ये है द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल के बारे में 2023 कि भारत में सिनेमा और फिल्म्स बनना ये अंग्रेजों के समय से शुरू हो गया। तो जब इंडिया में सिनेमा आना शुरू हो गया, फिल्म्स बननी शुरू हो गई, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कानून की भी आवश्यकता महसूस की गई। तो ब्रिटिश काल में 1918 में पहली बार इस प्रकार का एक एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद 1928 में उसको फिर से अमेंड किया गया, नया एक्ट बनाया गया। और आजाद भारत में 1952 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। ये जब बनाया गया, इसके पहले तक सीबीएफसी नहीं थी। सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी का गठन किया गया सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 के जरिए। यहां पर यह कोशिश की गई कि कौन सी फिल्म दिखाने लायक है, कौन सी फिल्म दिखाने लायक नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, ये बात कौन तय करेगा। तो तय करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड का काम क्या था? बोर्ड का काम था सर्टिफिकेट प्रदान करना, ये बात देखना कि कंटेंट टेलीकास्ट करने लायक है या नहीं है, ब्रॉडकास्ट करने लायक है या नहीं है, या फिर इसको एग्जिबिट करने लायक है या नहीं। तो एग्जिबिट करना, टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करने के लिए कंटेंट को चेक करना होता था, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती थी और सर्टिफिकेट इशू करना होता था। तो इन्होंने सर्टिफिकेट इशू करना शुरू किया। क्या सर्टिफिकेट इशू करते हैं? उसमें कुछ कैटेगराइजेशन होता है, आपने देखा होगा। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब इसका यूनिवर्सल एग्जीबिशन किया जा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं। फिर आपने देखा होगा कि यूए का मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन फॉर सर्टेन एज ग्रुप। किसके लिए? इसका मतलब ये होता है कि 12 वर्ष से अधिक सभी के लिए इनका अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा एडल्ट कंटेंट, 18 साल से नीचे के लोग नहीं देख सकते इसको, वयस्क जनता के लिए ही है। फिर एस होता है, इसका मतलब होता है कि स्पेशलाइज ग्रुप के लिए मूवी है। हो सकता है कि सिर्फ इंजीनियर्स के जिसको देख सकते हैं, सिर्फ एडवोकेट्स देख सकते हैं, इस तरीके से मान लीजिए कुछ स्पेशलाइज ग्रुप्स के लिए। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी तक ये एक्ट रोक नहीं सकता था, रोक नहीं पा रहा था। और वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि पायरेसी लगातार बढ़ती जा रही है और पायरेसी को रोकने के लिए ऑफिशियली हमारे पास में कोई अलग से एक्ट नहीं था, सिर्फ एक आईटी एक्ट था। आईटी एक्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये भी ठीक ढंग से ये प्रोविजंस इसके ऊपर में काम नहीं करते। हमको कुछ स्पेशलाइज प्रोविजंस की जरूरत थी पायरेसी रोकने के लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे कि 2019 में इसी सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 में अमेंडमेंट करने की बातें की गई और इसको इसका खाका तैयार करके एक बिल बना करके पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन उसके बाद ये बिल रेफर हो गया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को और वहां पर उसकी स्टडी हुई और कई सारे रिकमेंडेशंस आए। उन रिकमेंडेशंस के आधार पर बिल को सुधार करके, उसके स्टेक होल्डर्स से बातें करके, उनसे कई सारे इनपुट्स लेके बिल को फिर से मॉडिफाई करके बिल में कुछ और नई चीजें डालकर नए एडेड प्रोविजंस के साथ में बिल को फिर से अब पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है। तो अब के नए बिल में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं वो देख लेते हैं। पुराने बिल्स के से आगे अब और क्या चीजें की गई। देखिए, सबसे पहली चीज कि पायरेसी को रोकने के लिए और ज्यादा हार्शर पनिशमेंट की बातें की गई। पिछली बार 2019 में जब बातें की गई थी पायरेसी को रोकने के लिए, तब सिर्फ इस बात का प्रावधान रखा गया था कि मूवी थिएटर्स में एक कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बस इतना ही। और उसमें क्या सजा होगी उसका कोई खास जिक्र नहीं किया गया था। अब की बार आप देखेंगे ज्यादा हार्श पनिशमेंट की बात की गई है, 3 इयर्स की जेल या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ट्रांसमिटिंग, सिर्फ पायरेटेड कंटेंट मतलब पायरेसी करना ही नहीं, पायरेटेड कंटेंट को ट्रांसमिट करना, इसको भी एक लीगल ऑफेंस बनाया गया है और पनिशेबल बनाया गया है इस लॉ के जरिए। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कुछ नई एज कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि UA7+, UA13+, UA16+, इसको और कैटेगराइज कर दिया गया और ऐसा कोशिश की गई है कि यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन आए सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। पहले आप देखेंगे क्या होता था
कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बार बार सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी। एक बार सर्टिफिकेट ले लिया तो सिर्फ 10 साल तक चलता था। हर 10 साल के बाद में सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना होता था, अगर उसको एग्जिबिट करना है या टेलीकास्ट करना है या ब्रॉडकास्ट करना है तब। अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो परपेचुअल सर्टिफिकेट होगा। अब इसकी बार बार सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखिए और क्या होता था, जब कोई मान लीजिए कि मूवी एक बार को सीबीएफसी के पास गई, सीबीएफसी ने उसमें कुछ काट छाट की और एडिटेड वर्जन आया, तो एडिटेड वर्जन के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अगर यही एडिटेड वर्जन टीवी पर टेलीकास्ट करना है तो उसको फिर सीबीएफसी के पास जाना पड़ता था। अब ये चीज खत्म कर दी गई है कि रीसर्टिफिकेशन ऑफ एडिटेड फिल्म्स टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के पहले जो लेना होता था, इस अनिवार्यता को उन्होंने खत्म कर दिया। सॉरी, खत्म नहीं कर दिया गया, इसको फिर से ला दिया गया। मतलब ये कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि एडिटेड मूवी को एडिट किया गया और एडिटेड मूवी का एक सर्टिफिकेट जारी किया गया और वो एग्जीबिशन के लिए, लेकिन टेलीविजन पर इसको फिर से टेलीकास्ट करना है तो उसके लिए एक रीसर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं लगता था ये एक्ट, अब इसको जम्मू एंड कश्मीर में भी लगाने की कोशिश की गई, जम्मू एंड कश्मीर में भी लग जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस डिसीजंस हैं, अब इसको उसके साथ में जोड़ करके अलाइन करते हुए तब प्रोविजंस इनके डिजाइन किए गए। अब कोशिश ये की जा रही है कि ये रीजनल सिनेमा को भी बढ़ावा दे। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंटरनेशनलाइज हो, इस प्रकार की अब कोशिशें की जा रही। ठीक, देखिए यहां पर हम लोगों को एक दो बातें जाननी चाहिए जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो एक्ट है ये किस लिए बनाया जाता है, इसका मैंडेट क्या है। इसका मैंडेट है रेगुलेट करना फिल्म इंडस्ट्री को, उसका एग्जीबिशन, उसका ब्रॉडकास्ट, उसका टेलीकास्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो रहा हो तो कौन सा कंटेंट जा रहा है, कैसा कंटेंट जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, ये काम था इस एक्ट का। और उसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी सीबीएफसी। तो इस तरीके की चीज है। अब ये जो सर्टिफिकेशन का प्रावधान था, सर्टिफिकेशन के प्रावधान है जो बार बार सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसमें और ज्यादा कैटेगराइजेशन किया जा रहा है ताकि अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक मूवीज बनाई जा सके, मूवीज का प्रमोशन हो सके। और ये जो लिखिए जो भी यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए हैं ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से बनाए गए, दुनिया भर के कानूनों का अध्ययन करने के बाद में ये बिल तैयार किया गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक इशू देखा था कि किस प्रकार से अमेरिका में, हॉलीवुड में अभी स्ट्राइक चल रही है। मैंने बताया था कि हॉलीवुड में कुछ होता है तो वो जरूर उससे इंस्पिरेशन दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज लेती हैं, भारत भी उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है और वहां से जो भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं उनको हमने बिल में इनकलकेट करने की कोशिश की है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मूवीज इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इंडिया में अकेले एक फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं है जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अलावा रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज भी है। और ये सब मिला लिया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मूवीज इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है। अभी अगर यहां पर आपसे बात की जाए कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा क्या है, इंडियन सिनेमा का महत्व क्या है और इनका रोल क्या है, तो आप देखेंगे इनका काफी सारा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन ये है कि ये एक रेवेन्यू सोर्स है बड़े, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो लोगों की जेब में पैसा आता है, मूवीज पैसे कमाती हैं, ये सब अल्टीमेटली टैक्स पे करती हैं। वो इंडिविजुअल्स जो इससे कमाई करते हैं वो इनकम टैक्स पे करते हैं, मूवीज कमाती हैं तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स देती हैं, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और आप देखेंगे कि सिर्फ फिल्म से जुड़े हुए लोगों
को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बहुत सारे एलाइड सेक्टर्स। अब मूवीज बनेंगी तो उनका एग्जीबिशन करने के पहले उनका एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज, मूवी शूट जहां पर होती है इनका प्रमोशन होगा, तो होटल्स की जरूरत होगी, रेस्टोरेंट की जरूरत होगी, लोकेशंस की जरूरत होगी, उसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये लोग जिस प्रकार के चीजें दिखाते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि फैशन इंडस्ट्री ये ग्रो करती है, एंटरटेनमेंट इकोनॉमी ओवरऑल देश की बढ़ती है, टिकट सेल होता है, मर्चेंडाइजेस बिकते हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी अपने आप में इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है और गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरा आप देखेंगे इनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन भी है, सामाजिक योगदान भी है, और वो योगदान क्या है? सबसे पहला तो कई सारे सोशल कॉजेज को इन्होंने आज तक उठाया है मूवीज में। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखा होगा तो वो हेल्थ सिस्टम को सुधारने की बात करती है। तारे जमीन पर आपने एक मूवी देखी होगी तो वो डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड के साथ में समाज को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन पर भरोसा करना चाहिए, वो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ मुद्दों को उठाया गया है। इसमें आपने देखा हो कई बार जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश की गई है, वैसी मूवीज बनाई गई कि सभी जेंडर के लोग समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबके अपने अपने ह्यूमन राइट्स हैं, इसकी बातें की गई। जैसे आपने एक दंगल मूवी देखी होगी, उसमें ये बात दिखाती है कि कैसे महिलाएं भी पहलवान बन सकती हैं और एक क्षेत्र में जा सकती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। अभी महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए एक और मूवी इसी प्रकार से आ रही है, अवनी चतुर्वेदी के ऊपर, जो देश की पहली फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पायलट बनी। तो इस प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली कई सारी मूवीज बनाई गई हैं, जिसमें कि फीमेल्स के, ट्रांसजेंडर्स के पॉजिटिव रोल को दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाया गया है। इसके अलावा इनका रोल ये रहा है कि इन्होंने एंटरटेनमेंट को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया है समाज में। इतनी भाग दौड़ भरी टेंशन भरी, स्ट्रेस से भरी हुई जिंदगी के बीच में आपको एंटरटेनमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और एंटरटेनमेंट सुगम होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। इस प्रकार की एक सुविधा समाज में उपलब्ध कराने का प्रयास इंडियन सिनेमा ने किया है। इसके अलावा कई सारे इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट्स भी आपको देखने को मिले हैं। कई सारे सिनेमा के माध्यम से आपको ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिसने कि समाज में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, पॉजिटिवली इंस्पायर किया। कई ऐसी महान बड़ी शख्सियतों के ऊपर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर मूवी बनाई गई, जिनके चरित्र से लोगों ने कई सारी चीजें सीखी। जैसे आपने मूवी देखी होगी गांधी, इसी प्रकार से विवेकानंद जी के ऊपर मूवी बनाई गई, अनेकों पर्सनैलिटीज के ऊपर भी। आपने महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर मूवी देखी होगी, मैरी कॉम जी के ऊपर मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह जी के ऊपर मूवी देखी आपने। तो इस प्रकार से इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स के ऊपर और कई बार फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर भी मूवी बनाई जाती है, वो भी काफी इंस्पिरेशनल होते हैं, समाज में एक मैसेज छोड़ जाते हैं। तो ये सब इनका कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा नेशन बिल्डिंग में इनका कंट्रीब्यूशन, मूवीज के माध्यम से सोशल हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश की गई। आपने, अगर हम लोग रिलीजियस हार्मनी की बात करें, तो जब भी ऐसी कोई बातें आती है रिलीजियस हार्मनी की, तो इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही मशहूर सीन सामने आता है, जिसमें कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर नाना पाटेकर साहब एक हिंदू और एक मुसलमान के हाथ में कट लगाकर उसका खून निकालते हैं और बोलते हैं कि ये हिंदू का खून, एक मुसलमान का खून, बताओ इसमें अंतर करके दिखाओ, कि जब ऊपर वाले ने अंतर नहीं किया तो हम और तुम कौन होते हैं अंतर करने वाले। इस तरीके के बहुत ही मशहूर डायलॉग्स हैं, जिससे कि देश में एक एकता बनाने की कोशिश की। और ऐसे एक दो नहीं, अनेकों कैरेक्टर्स, अनेकों मूवीज। आपने देखा होगा कि इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड को खत्म करने की कोशिश की गई। चक दे इंडिया मूवी अगर आपने देखी हो तो इसमें नेशनल इंटीग्रेशन का कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। जनरली नेग्लेक्टेड नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कैसे उसमें नेशनल इंटीग्रेशन कराने का मैसेज छुपा हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करना, उसको प्रमोट करना,
कई सारे सोशल इश्यूज के प्रति लोगों को अवेयर करना, इस तरीके की चीजें यहां पर सिखाई गई। तो मूवीज का नेशनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है। एक और बात है मूवीज का, एक जो और बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल इंटीग्रेशन में। किस प्रकार से आप देखेंगे कि आज बॉलीवुड की यह देन है कि देश में एक लैंग्वेज हिंदी का इस्तेमाल करके आप कितने ज्यादा राज्यों में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऑक्यूपेशंस कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये संभव नहीं था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यहां पर हिंदी का उतना प्रसार नहीं था। लेकिन ये बॉलीवुड की देन है कि आज हिंदी की पहुंच देश के अनेक राज्यों में हो गई। और इस प्रकार से अगर हिंदी की पहुंच बढ़ेगी तो देश में वन नेशन वन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो प्रमोट होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में से एक है। अभी हम लोग आगे आज का ये एक इशू देखेंगे, उसमें लगातार ये बातें की गई हैं। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344(1) और 351 में बात की गई है कि भारत की एक भाषा के तौर पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को प्रमोट किया जाएगा। तो इस हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन में भी बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा योगदान, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा योगदान। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जो इतने योगदानों की हम लोग बात कर रहे हैं सब तो है, लेकिन इसके साथ में कई सारे चुनौतियां भी हैं, कई सारे मुद्दे भी खड़े होते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, कंप्लेन भी की जाती है। फिल्म इंडस्ट्री का कुछ नुकसान भी है समाज के ऊपर, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। एक अपराधी एक बार पकड़ा गया था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसने कई सारे मर्डर्स किए थे, मतलब हीनियस क्राइम का चार्ज था उसके ऊपर। उसको जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो बहुत ही कैजुअली अरेस्ट हुआ, भागने की भी कोशिश नहीं की। उसने लंबे लंबे बाल बढ़ाए हुए थे, लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने जवाब जो दिया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसने बोला कि मुझे मर्डर करने का शौक है। उसको बातचीत से धीरे धीरे करके पता ये लगा कि उसने खलनायक मूवी देखी थी संजय दत्त की, और वो संजय दत्त की उस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड। अगर फिल्म इंडस्ट्री किसी को पॉजिटिवली इंस्पायर कर सकती है तो नेगेटिवली भी इंस्पायर कर सकती है। कितनी सारी बॉलीवुड की मूवीज में, और मैं नाम बॉलीवुड का ले रहा हूं, आप इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री समझिएगा, बाकी की रीजनल सिनेमा में भी यही हाल है, कोई इसमें बचा हुआ नहीं। सब जगहों पर आप देखेंगे नेगेटिव कैरेक्टर्स को कई बार महिमा मंडित करके दिखाया गया। मैं उदाहरण के तौर पर एक मूवी का नाम लूं, डॉन। आप डॉन मूवी में देखेंगे कि जो नेगेटिव कैरेक्टर, वो फिल्म का मेन प्रोटोगनिस्ट वो ड्रग डीलर है। अभी मूवी आई थी रईस, उसमें शराब की स्मगलिंग कराने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर में मूवी बनाई जा रही है। आप दीवार मूवी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है देखिए, अमिताभ बच्चन उस मूवी में क्या करते हैं, स्मगलर हैं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को जो कि नेगेटिव कैरेक्टर्स, उनका महिमा मंडन किया गया, उनको हीरो बनाया गया, तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर भी देखने को मिलेगा, और वो मिल रहा है। तो इश्यूज की बात करें तो सबसे पहला इश्यू यही है कि यहां पर नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी काफी ज्यादा महिमा मंडन करके दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। फिर मूवीज में वॉयलेंस दिखाई जाती है, सेक्सुअलिटी, वल्गर कंटेंट दिखाया जाता है, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है खासकर से अवयस्क मन के ऊपर। दूसरा, आप देखेंगे कई बार जो स्टीरियोटाइप्स हैं समाज के, उनको रीइंफोर्स किया गया। दोनों तरीके की मूवीज, कुछ मूवीज ऐसी हैं जो स्टीरियोटाइप्स तोड़ने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी भी कुछ मूवीज हैं जो स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रही है। उसमें दिखाया जा रहा है कि महिला का एक खास तरीके का रोल हो सकता है। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ कास्ट के लोग हैं वो ऐसे ही काम करेंगे,
इस तरीके की भी मूवीज हैं आपके सामने। फिर एक और आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि ये मेटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। आप देखिए, उस जनरली आप देखेंगे कि जो फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है वो कम खर्च में अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है। वो शॉपिंग करने के लिए उस अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है, वो गाड़ियां बदलता है, कपड़े बदलता है, आलीशान घर में रहता है, मूवी को और ज्यादा एस्थेटिक दिखाने के लिए, जो देखने में अच्छी लगे, इसके लिए इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव यह पड़ता है कि आपको लगता है कि यही लाइफस्टाइल सही है और इसी को अर्जित करने की सब लोग कोशिश में लगे हुए, सभी लोग होड़ में लगे हुए। लेकिन एक बात समझिए, दुनिया में इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, सबको इसको अर्जित नहीं कर पाएगा। समाज के कुछ लोग तो अर्जित कर सकते हैं, बाकी लोग कुंठा में जी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे। इससे समाज में करप्शन बढ़ेगा। कोई व्यक्ति 50,000 रुपए में गुजारा कर सकता है, वो कोशिश करेगा कि मुझे भी वैसी ही लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे पास में भी सिर्फ 10 पेयर ऑफ शूज क्यों हो, मेरे पास में 100 पेयर ऑफ शूज हो, कपड़े ज्यादा हो, 10 घर हो, 50 गाड़ियां हो, इस तरीके की शौक रखेगा तो वो ज्यादा कमाएगा कैसे? बहुत सारे लोग इसमें से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, कोई अर्जित नहीं कर पा रहा है, पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का लोग शिकार हो रहे हैं, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो ये भी एक देन है उनका। इसके अलावा इनके ऊपर एक और आरोप लगता है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी यहां देखने को मिलती है। तो बहुत खास इनमें वेरिएशन नहीं होता, एक ही दो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया और उसी पे मूवी बनाए जा रहे हैं। आप अमेरिकन मूवीज देखिए, हॉलीवुड, उनके पास में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स में मूवी बना रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ टॉपिक्स पकड़ लिए और उन्हीं के ऊपर में लगातार मूवी बन रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक आती है अनड्यू कॉमर्शलाइजेशन। इसमें कॉमर्शलाइजेशन के कारण उनको यह पता है कि मार्केट की डिमांड क्या है। आप कई बार देखेंगे कि कुछ बहुत ही अच्छी मूवीज जो सेंसिटिव इश्यूज को उठाती हैं, जो काफी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेटिंग है और बहुत अच्छे से बनाई गई, वो चलती नहीं। आप उनको देखने नहीं जाते तो उनके रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता तो उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अगली बार ऐसी मूवी बनाने के लिए डिस्करेज होते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो मूवी बनाए जो कि कमा के दे सकते। तो एंटरटेनिंग मूवीज बन रही है जिनका कोई मतलब नहीं है कई बार, जो समाज में अपना सिवाय एंटरटेनमेंट, हालांकि एंटरटेनमेंट एक बड़ी चीज है, लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा और कोई रोल नहीं प्ले कर रही। सेंसलेस मूवीज बन रही, मीनिंगलेस मूवीज बन रही। ये भी एक बात है, अनड्यू कॉमर्शलाइजेशन किया गया। फिर एक और शिकायत आती है इनके ऊपर में, हाल फिलहाल बड़ी चर्चा में, नेपोटिज्म, कि सबको समान अवसर नहीं मिलते इसमें। जो बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनके परिवार के लोगों को ही मौके मिलते हैं, ज्यादा अवसर मिलते हैं उनको। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को ज्यादा अवसर नहीं मिलते। इस प्रकार की शिकायतें की जाती। तो ये सब चैलेंजेस हैं, और क्या अभी तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, यही इसी से निकल कर आ जाएगा, ये भी आप देख लेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा, इसी से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसी से आप डिराइव कर सकते हैं। और ये चैलेंजेस इनको दूर करना है तो क्या करना होगा? दूर करने के लिए देखिए, इसको मार्केट ही करेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ा करेक्शन तो मार्केट का। अगर आपको किसी खास तरीके की मूवी नहीं पसंद है तो आप देखिए, आप देखेंगे तो मार्केट उस तरीके की मूवीज और बनाने के लिए प्रेरित करे। हॉलीवुड में अच्छे कॉन्सेप्ट्स की मूवीज इसलिए बनती हैं क्योंकि मार्केट उनको एक्सेप्ट करता है। नए तरीके की मूवीज लोग देखने जाते हैं, लोग कॉन्सेप्चुअल मूवीज को देखते हैं। भारत में सिर्फ एंटरटेनिंग मूवीज चलती है, इसलिए एंटरटेनिंग मूवीज बन रही, तो मार्केट इसको अपने आप करेक्ट करेगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, इसमें फिल्म रेगुलेशन, जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, रेगुलेशन है, ये बेहतर किया जा सकता है।
और देखिए अब एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज आ गई है कि हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करें। बहुत सारी मूवीज अब ऐसी नहीं है जो कि एग्जिबिट की जा रही हैं थिएटर्स में, थिएटर्स के अलावा ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज हो रही है। कुछ मूवीज ऐसी हैं जो कि थिएटर्स में एग्जिबिट की ही नहीं जा रही, सिर्फ ओटीटी पर आ रही। तो इसलिए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का जहां तक उनका पावर चलता है, जहां तक उनका दायरा जाता है, उसको और एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो ये हो गया टॉपिक, इसको अब आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है, देखिए इसको। डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 एंड एक्सप्लेन हाउ दे एम टू कॉम्बैट film piracy and promote responsible content creation. In the light of proposed amendments, critically analyze the role of CBFC in regulating films. Discuss how the perpetual certification provision may impact film certification and audience viewing experiences. देखिए इस पे अगर डिस्कशन करें थोड़ा सा कि परपेचुअल सर्टिफिकेशन अच्छा था, अच्छी बात है, खराब बात है। अभी पहले प्रोविजन था कि सिर्फ 10 वर्षों के लिए ये दिया जाए, अभी कर दिया गया है कि सर्टिफिकेट हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। देखिए 10 वर्षों में सर्टिफिकेट बार बार लेना ये एक हैजल क्रिएट करता था। अब 10 वर्ष के बाद ये मूवी को या तो फिर से री रिलीज करना है, री एग्जिबिट करना है, या फिर उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको ब्रॉडकास्ट करना है, टेलीकास्ट करना है, तो बार बार इस तरीके का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यही अच्छी बात है। तो इसके लिए परपेचुअल सर्टिफिकेशन ला दिया। इसमें भी कुछ चैलेंज, इसमें भी खराबी है। समाज बदलता रहे, आज के समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से कंटेंट है और उसको सर्टिफिकेट दिया गया, पास किया गया। मान लीजिए कल की समाज की अवस्था कुछ और रही और उसमें जो पुराना सर्टिफिकेट है, जो पुराना कंटेंट तैयार किया गया, ये अब के हिसाब से इनवैलिड होना चाहिए, नहीं मान्य होना चाहिए, नहीं एक्सेप्टेबल रहा, तो फिर ये परपेचुअल सर्टिफिकेशन तो ये नुकसान करेगा। इसके लिए हम लोगों को इसका कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये 10 साल में सर्टिफिकेशन ये भी खराब है, परपेचुअल भी नहीं होना चाहिए। आप इसके कुछ बीच का सोल्यूशन कर सकते हैं कि 50 इयर्स, 40 इयर्स, 60 इयर्स, ऐसे कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियन सिनेमा एंड सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 से संबंधित। ये क्या कहते हैं? The Cinematograph Amendment Bill 2023 introduces harsher penalties for film piracy, including imprisonment for 3 years and a fine of ₹10 lakh. Okay. The Cinematograph Amendment Bill 2023 proposes perpetual certification for films, eliminating the need for repeated certification over time. Okay. The Act of 1952 established CBFC, which grants certification valid for 5 years for film to be publicly exhibited. Okay. ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करें। प्रियांकी गौड़ अब कह रही हैं, चलिए करते हैं। Cinematograph Amendment Bill 2023 introduces harsher punishment for film piracy, including imprisonment for 3 years and a fine of ₹10 lakh. बात सही है, ऐसे ही देखा है हम लोगों ने कि इस बिल में बोला गया जो लोग पायरेसी करते हुए पकड़े जाएंगे या फिर पायरेटेड कंटेंट को ट्रांसमिट करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर में 3 साल की सजा या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए अब बच के रहिएगा, कोई मूवी पायरेटेड कंटेंट हो, मूवी अभी थिएटर में लगी हुई हो और आपको कहीं से किसी ने पेन ड्राइव में ला करके दे दिया और आप उसको लगे बेचने, या नहीं तो ऐसे ही दोस्तों फ्री में बांटने लगे, व्हाट्सएप से शेयर करने लगे, टेलीग्राम से शेयर करने लगे, तो ये पकड़े गए तो 3 साल जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 प्रपोजेस परपेचुअल सर्टिफिकेशन फॉर फिल्म्स। तो ये बात भी सही है। अब परपेचुअल सर्टिफिकेशन की बात हो गई, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो परपेचुअल होगा, हमेशा के लिए होगा। पहले सिर्फ 10 साल के लिए मिलता था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है। बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है कि 1952 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट से ही सीबीएफसी का गठन किया गया और ये फिल्म्स को सर्टिफिकेट प्रदान करती है, लेकिन 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए अभी तक प्रदान करती है। और इस बिल के पास हो जाने के बाद जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये चीज चेंज हो जाएगी, तब ये परपेचुअल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत, पहला दूसरा सही।
तो ऑप्शन बी।